हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व दोनों एक ही बात है, और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व को समझें कि हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे मैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनता है, और ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का चीज़ है। बढ़िया से समझ लीजिए तो आराम से क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें 3-4 पॉइंट मेजर होता है जिसको ध्यान से देखना है। और सबसे पहला जो पॉइंट है वह है हिस्टेरेसिस कर्व वैलिड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली। हिस्टेरेसिस कर्व किसके लिए वैलिड है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, बाकी किसी सब्सटेंस के लिए वैलिड नहीं है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वैलिड है, याद रखिएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए, यह जो कर्व है ये किसके किसके बीच का कर्व है? I और H के बीच का कर्व है। I क्या है? I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये I और H के बीच का ग्राफ है, या कह सकते हैं कि ये B और H के बीच का ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है? B और H के बीच का ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है? B और H के बीच का ग्राफ है। I और H या B वर्सेस H दोनों के लिए ग्राफ एक ही होता है। ठीक है, तो समझिए इसको ठीक से। देखिए, जैसे ये पॉइंट ऑरिजिन है, यहाँ देखो अगर H 0 है तो B भी 0 है। इस पॉइंट पर अगर H 0 है तो B भी 0 है। जैसे जैसे H अगर हम बढ़ा रहे हैं, देखिए H इंक्रीज कर रहा है, H इंक्रीज कर रहा है, तो I क्या हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H इंक्रीज कर रहा है, तो I क्या हो रहा है? H देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो I क्या हो रहा है? H इंक्रीज हो रहा है, तो I क्या हो रहा है? फिर यहाँ देखिए H इंक्रीज हो रहा है, तो I क्या हो रहा है? और यहाँ पर देखिए H क्या, ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद अगर H को इंक्रीज कराएं तो फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो यह जो पॉइंट है ये क्या कहा जाता है? सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये पॉइंट? क्या कहा जाता है ये पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट। अब इसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ता है। इसलिए कि होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इतना H के बाद जो है कंप्लीट इसका अलाइनमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। तो जब कंप्लीट अलाइनमेंट हो गया तो फिर इसके बाद H बढ़ाने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सैचुरेशन हो गया। जैसे मान लो कि अगर आपका पेट भर गया तो उसके बाद ऐसा थोड़ा है कि मिलते गया तो खाते गए, ऐसा तो नहीं है। एक सैचुरेशन हो गया, फिर उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी तो यह सैचुरेशन पॉइंट है। अब इसके बाद जरा देखिए, जैसे ही अब H को हम डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ देखिए H को डिक्रीज कर रहे हैं, I क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिर यहाँ देखो H को डिक्रीज कर रहे हैं, I क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना? क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना? पक्का ना? घट रहा है ना? ऐसा नहीं कि बोलना खाली ईज कर रहा है ना? तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? साफ साफ बता दो, है ना? तो एक लड़का था खाली ईज कर रहा है, उसमें डिक्रीज और इंक्रीज दोनों में मार देता। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? साफ साफ बताओ। घट रहा है ना? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखो तो क्या हो रहा है? यहाँ H क्या हो गया? यहाँ पर H क्या हो गया? H क्या हो गया? H 0 हो गया, लेकिन I 0 नहीं हुआ। H को 0 कर दिए, लेकिन I 0 नहीं हुआ। कुछ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ये इसके अंदर रह गया, और ये पॉइंट D मान रहे। तो OD जो है H यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर I का वैल्यू 0 नहीं हुआ। तो यह जो आपका I का वैल्यू इतना ये बच गया, जबकि H क्या हो गया? जबकि H क्या हो गया?
तो यह जो वैल्यू होता है इसी को बोला जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोला जाता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या इसको क्या कहा जाता है? रिटेंटिविटी, या इसको क्या कहा जाता है? रिमेनेंस। क्या कहा जाता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। याद रखने के लिए, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। तो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म रहा दैट इज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। या रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी का भी मतलब वैसे ही है, वो रिटेन करता है, उतना रिटेन कर लिया वो। फिर रिमेनेंस, रिमेन का मतलब क्या हुआ? बचा रहा जाना, रिमेन, उतना रिमेन हो गया, बचा रहा। तो ये रिमेन या रिमेनेंस बात एक ही है, तो ये रिमेनेंस कहलाता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी या रिमेनेंस, याद रखिएगा ये तीनों ही पॉइंट, ठीक है, एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। तो जब H 0 हुआ तब I 0 नहीं हुआ, जब H 0 हुआ तब I 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि I का जो है, I जो है ये लैग कर रहा है बिहाइंड द H, मतलब I 0 नहीं हुआ H के 0 होने के बाद भी। इसका मतलब यहाँ पर ये लैगिंग कर रहा है। लैगिंग का मतलब होता है कमिंग लेट। वैसे भी हिस्टेरेसिस का भी शाब्दिक अर्थ होता है कमिंग लेट, मतलब आई जो है ये लेट से 0 हो रहा है। आई जो है लेट से 0 हो गया। यहाँ तो 0 नहीं हुआ आई, है ना, यहाँ तो 0 नहीं हुआ। तो आई जो 0 होगा, अब जब H 0 कर दिए तो आई तो 0 नहीं हुआ। और अब हम चाह रहे हैं कि आई 0 हो, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? H को घटाते 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 तो 0 कर दिए, तब किससे कितना घटाएंगे? अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, निगेटिव डायरेक्शन में। 0 तो हो गया, तो 0 के बाद अब क्या होगा? निगेटिव होगा। तब इसको निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे? निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, है ना। जब निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तब जाकर के फिर यहाँ देखो क्या होता है कि जैसे अब यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करा है, देखो H निगेटिव डायरेक्शन में, तो आई का मान क्या हुआ? घटा। फिर यहाँ देखो आई का मान घटा। फिर यहाँ देखो आई का मान H अपोजिट डायरेक्शन में डाले, तब फिर इसका थोड़ा मिजाज ठंडा हुआ, आई का मान घटा घटा। और H जब फिर यहाँ पर हम चले आए तो आई का मान क्या हो गया? यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर 0। लेकिन H का वैल्यू तो 0 नहीं है। यहाँ पर H का एक सर्टेन वैल्यू है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं। यहाँ पर H का एक सर्टेन वैल्यू है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है। और यह जो वैल्यू H का जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है, इसको बोला जाता है कोरिसिविटी। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है इसको? कोरिसिविटी, या इसको कहा जाता है कोरिसिव फोर्स। क्या कहा जाता है इसको? कोरिसिव फोर्स। क्या कहा जाता है इसको? या इसको क्या कहा जाता है? कोरिसिविटी। और याद रखिएगा कोरिसिव फोर्स फोर्स नहीं है, कोरिसिव फोर्स फोर्स नहीं है। यह जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू है ये OC। आई बात समझ में? तो आइए देखिए यहाँ पर पहले, अब इसको यही लिखा गया इसमें पहले तो, द लैगिंग ऑफ I और B बिहाइंड H इज नॉन एज हिस्टेरेसिस। यह जो लैगिंग होता है, और हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है कमिंग लेट, लेट से 0 होना, है ना, लेट से 0 होना। तो ये जो है जब H 0 हुआ तो यहाँ पर I 0 नहीं हुआ, है ना, इसके अंदर जो है कुछ बचा रह गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। आई बात समझ में? तो ये हिस्टेरेसिस का मतलब समझ में आया? और इसी बात को फिर यहाँ पर लिखा गया, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट इफ H इंक्रीजेज देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज। शुरू में इंक्रीज किया, कहाँ तक इंक्रीज करता है? अप टू सैचुरेशन पॉइंट P, यहाँ तक इंक्रीज करता है, इसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर क्या करा? तो ये सैचुरेशन पॉइंट तक इंक्रीज करेगा। नाउ मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीजेस
Now, if magnetizing field decreases, then intensity of magnetization decreases. अब इसके बाद जैसे H डिक्रीज करा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हुआ, लेकिन बट इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रेड्यूस टू जीरो, जैसे ही H को जीरो कर दिए, यहाँ पर H को जैसे ही जीरो कर दिए तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, लेकिन H तो जीरो हुआ, H जीरो हुआ, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। तो यह जो वैल्यू हुआ, हेंस दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वैल्यू जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का हुआ, देखिए यह जो वैल्यू हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब OD, ये D पॉइंट माने हैं, जो मानिए इससे कोई आपत्ति नहीं, OD, दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। पहले अभी तक यहाँ तक का बात क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर कोरिसिविटी क्या है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। अब आइए इसके बाद कोरिसिविटी को एक बार फिर समझें और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है इसको देखें। देखो कोरिसिविटी क्या होता है, ये हमने कहा कि जैसे जब यहाँ पर H को हम लोग जीरो किए तो I जीरो हुआ? नहीं हुआ, लेकिन हम I को जीरो करना चाह रहे हैं, I को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? जीरो करने से तो नहीं हुआ, तब क्या करना पड़ेगा? अब अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो है अप्लाई करिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, तब ये देखते हैं धीरे धीरे I का वैल्यू घटता जाता है, 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 और यहाँ पर आकर के देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, I का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, तो यह एक सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया, तो यहाँ पर जा कर के I जीरो हुआ, I अभी दोनों एक ही बात है, जीरो हुआ है ना। तो यह जो वैल्यू है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, इसको क्या कहा जाता है? कोरिसिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरिसिविटी, या क्या कहा जाता है? कोरिसिव फोर्स कहा जाता है ना। यही यहाँ पर लिखा गया है, इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस एंड एट द सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो। यहाँ पर I का वैल्यू जीरो हो गया। दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको क्या कहा जाता है? इज नॉन एज कोरिसिविटी या कोरिसिव फोर्स। क्या कहा जाता है? कोरिसिविटी या कोरिसिव फोर्स कहा जाता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, इस प्रोसेस के दौरान और फिर आगे जब बढ़ेंगे इस तरह से, ये दो ही मेन पॉइंट है आपका, और फिर जब इस तरह से हम लोग H का वैल्यू और यहाँ पर अप्लाई करते जाते हैं, फिर यहाँ पर H का वैल्यू इंक्रीज कराते जाते हैं, तो इस तरह का एक कर्व मिलता है, इस तरह का एक बहुत ही स्पेसिफिक कर्व मिलता है। अब इसको जो बोल लीजिए, मछली जैसा कर्व, पीपल पत्ता जैसा कर्व, है ना, जो बोल लो, ठीक है। तो इस तरह का एक बड़ा ही खूबसूरत कर्व मिलता है, एक स्पेसिफिक कर्व मिलता है, ठीक है। तो यही जो है क्या कहलाता है? ये हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है। ये कर्व हुआ और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का लॉस होता है जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का लॉस होता है विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। इन दिस प्रोसेस देयर इज ए सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी which cannot be recovered. This loss of energy is known as hysteresis loss. This loss of energy is known as hysteresis loss. और यह जो मेजर किया जाता है hysteresis loss को, hysteresis loss is measured by area of IH curve या BH curve, area of IH curve या BH curve per unit volume per cycle of the
स्पेसिमेन। इसी बात को लिखा गया है, हिस्टेरेसिस लॉस इज मेजर्ड बाय एरिया ऑफ आई वर्सेस एच, आई एच कर्व पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ द स्पेसिमेन। तो इससे हम लोग मेजर करते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अनुसार लॉस भी अलग अलग होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को मेजर करते हैं। आई बात समझ में? इस कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी का लॉस होता है। देयर इज ए सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, दिस लॉस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस। ये लॉस क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और इसको जो मेजर किया जाता है बाय द एरिया ऑफ बी एच कर्व पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ द स्पेसिमेन एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गया? ये समझ गए? तो अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन का कैसा ग्राफ होता है, उसकी बात करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए देखिए, आपके सामने दो ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा, पहले दो ग्राफ दिया हुआ है और कौन सा पूछ सकता है कि कौन सा हार्ड आयरन का ग्राफ है और कौन सा सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है ना? कौन सा हार्ड आयरन का ग्राफ है और कौन सा सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है ना? तो देखो, जिसका रिटेंटिविटी, ये क्या देख रहे हो, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। इसका कोरेसिविटी भी क्या है? ज़्यादा है। ऐसे समझो, मोटा मछली, कतला, है ना? मोटा मछली जो है वो हार्ड आयरन का ग्राफ होता है। पतला मछली ऐसा, है ना, रेहू, या जो है सॉफ्ट आयरन का ग्राफ होता है। मछलियाँ नहीं लिख देना, समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना? मोटा मछली हार्ड आयरन, पतला मछली सॉफ्ट आयरन का ग्राफ होता है ना? और देखो कारण क्या है? अब हार्ड आयरन जो है, हार्ड आयरन जो यूज किया जाता है, हार्ड आयरन इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट। हार्ड आयरन इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ड आयरन इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट ड्यू टू, आपको अब ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन है ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरिसिविटी। इसका रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब ये हुआ, ये रिटेंटिविटी है, बताए थे अभी, और ये कोरिसिविटी है। दोनों ही ज़्यादा है, दोनों ही क्या है? ज़्यादा है। रिटेंटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो एच खत्म होने के बाद भी आपने अंदर ज़्यादा फील्ड रखे हुए हैं। और कोरेसिविटी ज़्यादा का मतलब उसका मैग्नेटिज्म बहुत लंबे समय तक रहेगा। उसका मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इसलिए लंबे समय तक इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहता है, और इस वजह से इसको परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज करते हैं ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। आई बात समझ में? ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए, अब ये जो सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है, एंड सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि जब तक वो करंट पास किया तब तक वो मैग्नेटिज्म का काम करेगा, ठीक है? तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। रीजन इसका ड्यू टू लो रिटेंटिविटी, लो कोरिसिविटी, दोनों ही चीज़ कम है। देखो रिटेंटिविटी भी उसके मुकाबले देखो इसका बहुत कम है कि नहीं? ये यहाँ देखो इतना है, इतना है, यहाँ इतने सा है ना? कोरिसिविटी भी यहाँ देखो इतना है और यहाँ पर इतने सा है, तो कोरिसिविटी भी इसका कम है और रिटेंटिविटी की भी कम है, तो दोनों ही यहाँ पर कम है। आई बात समझ में? अब याद रहेगा? बोलो इसमें कोई दिक्कत है ना? ये समझ गए? तो ठीक है, आज इतना ही।
और अगर फ़ायदा हो रहा हो, बढ़िया लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा छोटा सा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं हूं आर के जे सर। थैंक यू।